हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आई वेलकम यू ऑल टू योर ओन यूट्यूब चैनल हम और आर्ट्स। आई होप आप सब अपने अपने घरों में सेफ होंगे, हेल्दी होंगे। तो दोस्तों, कल ही सीबीएसई ने एक नई नोटिफिकेशन इशू कर ये बता दिया है कि क्लास 12th की हिस्ट्री से कौन कौन से चैप्टर्स डिलीट किए जाएंगे। तो अगर आपको इसके ऊपर और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ऊपर आई बटन पे क्लिक कर आप रेलेवेंट वीडियो देख सकते हैं। तो जो चैप्टर्स सीबीएसई ने डिलीट नहीं किए हैं उनमें से एक काफ़ी लेंदी और एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपकी बुक 2 का चैप्टर 9। तो आज की वीडियो इसी चैप्टर के इंट्रोडक्टरी पार्ट पर होगी और फिर सब्सिक्वेंट वीडियोस में हम इस चैप्टर के अलग अलग पार्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए फिर चैप्टर 9 और उसके इंट्रोडक्टरी पार्ट को देखते हैं। तो चैप्टर 9 का नाम क्या है? किंग्स एंड क्रॉनिकल्स। ये आपको चैप्टर मुगल एम्पायर के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देगा, उनके कल्चर के बारे में, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। आगे चैप्टर आपको टाइम पीरियड बता देता है कि किस टाइम पीरियड के इवेंट्स आपको इस चैप्टर में देखने के लिए मिलेंगे। तो 16th से 17th सेंचुरी के बीच में जो भी हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं मुगल एम्पायर से रिलेटेड, वो आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे। अब मैं हर वीडियो में इंट्रोडक्टरी पार्ट, जो ये ऑलिव ग्रीन कलर का जो पैराग्राफ होता है हर एक चैप्टर से पहले, इस पे इतना स्ट्रेस क्यों देता हूँ? क्योंकि इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ने से स्टूडेंट का एक विजन बन जाता है। जितने भी सीबीएसई टॉपर्स को देखा है, उनको समझने की मैंने कोशिश करी है, एक ही चीज़ समझ आती है। मोस्ट ऑफ द टॉपर्स चैप्टर को शुरू करने से पहले उसके इंट्रोडक्टरी पार्ट को समझते हैं। इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ने से स्टूडेंट का एक विजन बन जाता है, विजन वाइड हो जाता है चैप्टर को समझने का। ठीक है, तो इसी व्यू के साथ इंट्रोडक्टरी पार्ट का पैराग्राफ 1 जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है उसको देखते हैं। जो पैराग्राफ 1 का लाइन 1 है वो हमको मुगल एम्पायर के जो रूलर्स थे उनकी थिंकिंग के बारे में बताती है। मुगल एम्पायर के जो रूलर्स थे, जो राजा थे, जो बादशाह थे, वो ये सोचते थे कि उनको भगवान ने भेजा है, वो भगवान की मर्जी से इस धरती पर आए हैं और उनको भगवान ने एक बहुत बड़ी और एक बहुत हेट्रोजेनस पॉपुलेशन को रूल करने के लिए भेजा है। हेट्रोजेनस का मतलब क्या होता है? हेट्रोजेनस का मतलब होता है एक ऐसी पॉपुलेशन, एक ऐसी जनसंख्या जिसमें काफ़ी सारी तरीके के रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग रहते हैं। तो ऐसी पॉपुलेशन को रूल करने के लिए भगवान ने मुगल बादशाहों को धरती पर भेजा। ऐसी उनकी विजन थी और इतनी बड़ी जो विजन थी उनकी, इतनी ग्रैंड जो विजन थी, ऑफ कोर्स उसके अंदर पॉलिटिकली काफ़ी सारे रुकावटें भी आई। तो इन रुकावटों को भी हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। जो इसकी थर्ड लाइन है ये बोलती है कि इस विजन को मुगल एम्परर्स ने सोचा कि इस विजन को हम लिखते हैं, हम लोगों को बताएं कैसे हम क्या सोचते हैं, तो उसके लिए हम इस विजन को लिख देते हैं। और उस विजन को लिखने के लिए मुगल किंग्स ने हिस्टोरियंस को एम्प्लॉय किया, हिस्टोरियंस को अपने दरबार में, अपने कोर्ट में रखा और उनको बोला कि आप हमारे बारे में और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखना शुरू करिए, हमारी विजन के बारे में लिखना शुरू करिए। और जब हिस्टोरियंस ने अकाउंट्स को लिखना शुरू करा तो एक बहुत खास बात पता चली कि जब भी कोई हिस्टोरियन अपने बादशाह, अपने एम्परर के बारे में लिखता था तो उसके टाइम पीरियड में जो इवेंट्स हुए हैं सिर्फ उनके बारे में ही लिखता था। अगर हम इसको एक एग्जाम्पल से समझे तो एक बादशाह था अकबर, एक एम्परर था अकबर, बहुत फेमस मुगल एम्परर था। इसने एक हिस्टोरियन को एम्प्लॉय किया हुआ था जिसका नाम था अबुल फजल। अबुल फजल इसका फेवरेट हिस्टोरियन था। तो अब अबुल फजल
अगर अकबर के बारे में लिखेगा तो वो सिर्फ अकबर के बारे में ही लिखेगा, अकबर के टाइम पे जो हुआ उसके बारे में ही लिखेगा। अकबर से पहले जो बादशाह थे जैसे हुमायूं था, उसके बारे में नहीं लिखेगा। ठीक है ना? तो यही चीज इस सेकेंड लास्ट लाइन में लिखी हुई है। अब जब हम लास्ट लाइन को देखते हैं, इस पैराग्राफ की लास्ट लाइन को देखते हैं, तो समझ आता है कि जो राइटर्स थे, जब भी वो अपने एम्परर के एम्पायर के बारे में लिखते थे, तो उनके पास वास्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन आती थी, और ये इंफॉर्मेशन अंपायर के हर एक रीजन से आती थी। और इस इंफॉर्मेशन का एक और बहुत बड़ा यूज था कि ये रूलर को हेल्प करती थी अपना डोमेन गवर्न करने में, अपने अंपायर को और अच्छे से गवर्न करने में। अब इसका मतलब क्या? मतलब कि अगर कोई इंफॉर्मेशन आई है और उस इंफॉर्मेशन में पता चला है कि कोई फॉल्ट है, अंपायर के किसी रीजन में कोई फॉल्ट है, तो ऑफ कोर्स जो किंग है, जो एम्परर है, वो उस फॉल्ट को खत्म करेगा, उस फॉल्ट को फिक्स करेगा। तो इस इंफॉर्मेशन आने का एक और ये भी बहुत बड़ा यूज था। और आगे जब हम बढ़ते हैं और इस इंट्रोडक्टरी पार्ट का लास्ट पैराग्राफ देखते हैं जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो हमें पता चलेगा कि इसकी फर्स्ट लाइन में लिखा है कि जब ब्रिटिश यहाँ पर आए और उन्होंने मुगल्स को ओवरथ्रो किया, तो यही जो रिटन डॉक्यूमेंट्स थे, जो रिटन अकाउंट्स थे, उनको ब्रिटिशर्स ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। और इंग्लिश में ट्रांसलेट कर कर उनको एक इंग्लिश नाम दे दिया, क्रॉनिकल्स का। क्रॉनिकल्स क्या होता है? कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें इवेंट्स क्रोनोलॉजिकल वे में लिखे गए हैं। क्रोनोलॉजिकल का मतलब क्या? अगर मैं आसान भाषा में बोलूँ, एक सलीके से लिखे गए हैं, एक लाइन से लिखे गए हैं। मतलब कि अगर कोई इवेंट 2012 में हुआ है और कोई इवेंट 2013 में हुआ है, तो 2012 वाला इवेंट 2013 के इवेंट से पहले लिखा जाएगा और फिर उसके बाद में 2013 का इवेंट लिखा जाएगा। मतलब एक लाइन से, एक सलीके से। और क्रोनोलॉजिकल से ही वर्ड आया है क्रॉनिकल्स। तो इन क्रॉनिकल्स में इवेंट्स थे वो क्रोनोलॉजिकली लिखे गए थे। और अगर किसी को मुगल्स के बारे में समझना है, ज़्यादा पढ़ना है, तो उनको क्रॉनिकल्स पढ़ने पड़ेंगे। क्रॉनिकल्स इंडिस्पेंसिबल सोर्स बन गए। इंडिस्पेंसिबल का मतलब क्या? जिसको आप नकार नहीं सकते, जो बहुत ज़रूरी है। अगर मुगल्स को आपको पढ़ना है, तो क्रॉनिकल्स इंडिस्पेंसिबल सोर्स है। ये जो आपका चैप्टर है, ये सब क्रॉनिकल्स से ही निकाल कर लिखा गया है। ठीक है? आगे क्या लिखा है कि जो क्रॉनिकल्स थे वो रेपोजिटरी थे ऑफ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। रेपोजिटरी का मतलब क्या होता है? रेपोजिटरी का मतलब होता है बॉक्स, एक बॉक्स जिसमें काफी सारी यूनिक यूनिक चीजें हैं। तो क्रॉनिकल्स एक रेपोजिटरी थे इंफॉर्मेशन की, अबाउट द इंस्टीट्यूशंस ऑफ मुगल स्टेट। मुगल स्टेट के इन जो इंस्टीट्यूशंस थे उनके बारे में काफ़ी यूनिक चीज़ें इसमें हमको मिली। और ये जो चीज़ें थी ये काफ़ी मेहनत से, काफ़ी पेन स्टेकिंगली इकट्ठी करी गई और क्लासिफाई करी गई उन लोगों से जो मुगल कोर्ट, मुगल दरबार का हिस्सा थे। आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है कि जो क्रॉनिकल्स थे, जो हिस्टोरिकल अकाउंट्स थे, दे एक्टेड एज कन्वेयर्स of the meaning that Mughal rulers sought to impose on their domain. मुगल रूलर्स जो चीज़ें चाहते थे कि उनकी जनता पर लागू हों, उनका मतलब बताने में एज अ ट्रांसपोर्टिंग एजेंट क्रॉनिकल काम करते थे। लास्ट में लिखा है दे देयरफॉर, आखिर में दे गेव ग्लिम्स इनटू हाउ इंपीरियल आइडियोलॉजीज वर क्रिएटेड एंड डिसेमिनेटेड, कि कैसे इंपीरियल आइडियोलॉजीज बनी और तबाह हो गई। और आखिर में इस पार्ट में, इस इंट्रोडक्टरी पार्ट के जो लास्ट पैराग्राफ है, उसमें लिखा है कि ऐसी ही काफ़ी सारी और भी रिच एंड फैसिनेटिंग डायमेंशंस हम मुगल एम्पायर के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इसी के साथ हमारा जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो ख़त्म होता है। और आगे की वीडियोस में हम इसके सब्सिक्वेंट पार्ट्स, जैसे पार्ट 1 है और आगे पार्ट 2 है, इसको डिस्कस करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और यूज़फुल रही हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
और अभी के लिए अलविदा।